तो यारो क्या हाल है। चलो बिना बकवास के अपने एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। जहां से अपना युवान से लड़ रहा होता है। युवान क्योंकि कंट्रोल में नहीं होता लेकिन उससे अपने टेक्निक से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। हॉबैंग अपने मन में बोलता है ये तो बहुत अमेजिंग है, डिमर लॉर्ड पर एक भी चोट नहीं आने दी। सच में वो 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। हो गया, अब मैं उसे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ कोई और ना हो। तभी युवान उसके अटैक्स को एकदम डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देख के घबरा जाता है और शॉक में हो जाता है। युवान काफी कोल्ड लुक देता है और सीधा अटैक करने के लिए आ जाता है। उसकी बेहोशी हालत में शायद उसे मुझे दुश्मन समझ लिया है, एक्चुअली बेहतर ही है। मैं उसे एक ज्यादा सेफ जगह की तरफ ले जाऊंगा। फिर युवान उसका पीछे जाने लग जाता है और अपने स्वॉर्ड को बुलाते हैं अपने इशारे पे। देखते हैं हम स्वॉर्ड उसके हाथ में आ जाता है। तभी वो अपने बेटे को बुन को बोलता है और फिर उसके हाथ उसका बेटा उसका स्वॉर्ड फेंक देता है और जहाँ पे हमारे डिमन लॉर्ड का अटैक रोकता है और बोलता है ये बहुत ओल्ड ब्लेड है और उसके ब्लेड को रोकते रोकते वो पीछे चला जाता है। हम देखते हैं खाली विस्फोट हो रहा होता है, सबको इधर के उधर हो रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर से डिवाइन फिजिकल को पकड़ता है हॉबिंग और सेफ जगह ले जाता है। डिवाइन फिजिकल थैंक यू बोलती है, हॉबिंग बोलता है ठीक है बच के रहना। डीमन लॉर्ड की बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी सामने वाला सोच रहा था युवान की ताकत देख के कि ये बहुत बेकार है। की पावर मेरी ही लेवल पर है और ठंडी एनर्जी सिचुएशन में और बिगाड़ रही है। मैं अपनी की को कोल्ड एनर्जी से बिल्ड कर रहा हूँ लेकिन ये बिल्कुल उसी टाइम पे जैसा है जब मेरी बेटी रेंज में चली गई थी। इस ठंडक का कोई एंड नहीं दिख रहा। कहीं ऐसा तो नहीं उसने कोल्ड एनर्जी को बाहर निकालने के बजाय ऑब्जॉर्ब कर लिया। उसने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की? चाहे वो नेचर की एनर्जी कैलकुलेट कर सकता है लेकिन अगर इतनी ज़्यादा हीन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो बॉडी के अंदर एग्जमेंट तरीका आ जाएगा और की ब्लॉकेज बन जाएगी। अब मेरे पास कोई चांस ही नहीं है, मुझे उसे हराना ही पड़ेगा। तभी अपने बेटे से दूसरा स्वॉर्ड मांगता है, उसका दूसरा स्वॉर्ड दे देता है उसका बेटा और फिर उसके बाद वो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना डीमन लॉर्ड, और डीमन लॉर्ड के पीछे अटैक करने जा रहा होता है। बाकी लोग घबरा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड रोक देता है। सामने वाला भी घबरा जाता है, सोचता है ये स्वॉर्ड, और हम देखते हैं वो अपने डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है। हॉब इन लोग परेशान हो रहे होते हैं लेकिन अब राहत की सांस लेते हैं। हम देखते हैं युवान को और उसका डीमन स्वॉर्ड को। सामने वाला बोलता है ये भी यूनिक वेल्डिंग टू डिफरेंट वेपन्स को एक सेम टाइम पे यूज कर रहा है। हम देखते हैं एक उसका डीमन स्वॉर्ड और व्हाइट ड्रैगन स्वॉर्ड। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसने यिन और यान दोनों एनर्जी को एक साथ कंट्रोल रखा है? ऐसा कुछ माने में कभी सुना नहीं था। तभी हम देखते हैं युवान काफी शांत हो जाता है और युवान होश में आ जाता है जिसमें बताया जाता है हेवनली डिमोनिक एनर्जी का मतलब वो है बहुत ही वायलेंट और डार्क एनर्जी जो हेवनली डिमन स्वॉर्ड के अंदर थी। बाकी एनर्जी के से अलग एनर्जी ज्यादा से लगती है और बहुत एग्रेसिव हो जाती है। यून चेन के एनर्जी कोर पे एक अंदर रही थी और क्योंकि उसे कंट्रोल करना मुश्किल था इसीलिए चियोन योन ने भी इसे यूज करने से बचा। सोचने वाली बात यह है कि हमारी डिमोनिक कलर की एनर्जी से सिर्फ की को स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया, अब इन एनर्जी को अपने बॉडी से बाहर निकाल पा रहा है क्योंकि सारी इन एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब मुझे इतनी इन एनर्जी बनानी होगी ताकि इन एनर्जी को बैलेंस कर सके। प्रॉब्लम यह है कि मेरे बॉडी के अंदर जो दो बिल्कुल अपोजिट एनर्जी है ये सिर्फ कैपेसिटी से भी ज्यादा हो चुकी है। मेरे अंदर के ऑर्गन्स तक इंजेक्ट हो चुका है। अगर नैनो मेरी इंटरनल एनर्जी हेल नहीं कर पा रहा तो मैं कब तक बेहोश हो चुका होता। रुको, अगर मैं इनमें से कोई सी भी एक एनर्जी निकाल नहीं सकता तो दोनों को जबरदस्ती साथ में तो रहने दे सकता हूँ। अगर ये दोनों तरीके से बजाय साथ के एग्जिट करे तो मैं एक सबकॉन्शियस स्टेट में जा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं युवान को होश में आता है। तभी सब कोई डीमन लॉर्ड बोल रहे होते हैं और सामने वाले बोलते हैं आखिरकार तुम मुड़ गए, आखिर ये क्या है, आखिर हो क्या रहा था इधर। फिर युवान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और बोलता है ये ब्लेड से ऑरा क्या निकल रहा है और एनहेंस ऑरा ब्लेड लग रहा है, ये बहुत ठंडी एनर्जी है। तभी ऐसा हो सकता है क्या? yin एनर्जी और हेवनली डीमो की एनर्जी आपस में टकराने के बजाय एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। सर वॉन्ग, डीमन लॉर्ड को क्या हो रहा है? लगता है वो अपोजिट एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। ये देखना बिल्कुल अनबिलीवेबल है कि उसकी इनर एनर्जी काफी कितनी तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ उसकी एनर्जी दिख नहीं पा रही कि वो पहले से काफी स्ट्रांग लग रहा है। अब तो सिर्फ उसकी इनर एनर्जी ही मेरी पूरी पावर से ज्यादा हो रही है। वो ऐसे लेवल में घुस रहा है जहां तक मैं खुद अभी तक नहीं पहुंच पाया हूँ। लगता है मैं एक बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर का जन्म देखने वाला हूँ और ये मैं गवाह भी बन जाऊंगा। तभी युवान बैठ के अपना ब्रेक थ्रू करने लगता है। बाकी लोग सोच रहे होते कि हमारे डीमन लॉर्ड न्यू रेलम में जाने वाले हैं। बाकी लोग आते हैं तो सबको रोक देती है और बोलती है क्या डीमन लॉर्ड के साथ कुछ हुआ है क्या? अभी बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, कैसा हो रहा है? डीमन लॉर्ड इस वक्त नए रेलम में एंटर कर रहे हैं क्या? सच में? हाँ, उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते इसीलिए सब लोग यहाँ से पीछे हट जाओ। बाकी लोग पीछे हट जाते हैं। हमारा डिवाइन फिजिकल चेक कर रही होती है जिसमें उसका फादर बोलता है कि मेरी डॉटर अभी कैसे है। तभी डिवाइन फिजिकल चेक करके थोड़ा सा शॉक हो जाती है और बोलती है, और तभी जोर से चिल्लाती है कि सक्सेस हो गया सर वोंग, उसके बॉडी के अंदर जो यीन एनर्जी भड़क रही थी वो अब कम हो गई है। उसका भाई बोलता है हाँ क्या सच में? डिवाइन डॉक्टर कहती है उसे अंदर ले चलते हैं थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करने के लिए। फादर खुश हो जाता है, मैं बहुत खुश हूँ। यू गोन
डिवाइन डॉक्टर कहती है मेरे साथ आओ, लेकिन वोंग मना कर देता है, बोलता है नहीं, मुझे बस इतना जान लेना काफी है, मेरी बेटी ठीक है, मैं तुम्हें उसे तुम्हारी जिम्मेदारी पे छोड़ रहा हूँ डिवाइन फिजिकल। फिर अपने बेटे से बुन से कहता है बुन तुम जाओ और उनकी मदद करो। बुन बोलता है हाँ, फिर आप क्या करेंगे? वोंग जवाब देता है डीमन लॉर्ड का जो कर्जा मुझ पर है उसे चुकाना है, चाहे थोड़े ही क्यों ना हो। हाओबिंग सोचता है ये ऑरा बहुत ही ज्यादा ठंडा और डरावना है, सांस लेने में भी मुश्किल लग रहा है। मून सोचती है दूसरी तरफ सर वोंग बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, इतने बड़े आदमी के डीमन लॉर्ड के लिए गार्ड बनना मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तब वोंग कहता है डीमन लॉर्ड से जो एनर्जी निकल रही है वो वापस उसके अंदर ही जा रही है। और हम देखते हैं युवान ब्रेक थ्रू कर रहा होता है, उसके सामने पूरा का पूरा ऑरा से गिर जाता है, उसका स्किन फटने लगता है। वोंग सोचता है वो अब बॉडी रिकनेस्टेंट से गुजर रहा है क्या दूसरी बार? मून सोचती है मैं खुद देख रही हूँ डीमन लॉर्ड का बॉडी रिकनेस्टेंट से गुजरते हुए। तभी युवान के शरीर से और भी एनर्जी निकलता है और हम देखते हैं दूर से उसका एनर्जी निकलता हुआ, जहाँ से जो स्किन था वैसे ही उसका स्किन एकदम कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। और हमें बताता है नरेटर अपने पुराने रूप को खोल छोड़ने के बाद डीमन लॉर्ड का नया रूप देखकर सब लोग हैरान और इम्प्रेस हो गए हैं, उन्हें लगा शायद यही शरीर सबसे पीक फॉर्म है। मुन सोचती है क्या डीमन लॉर्ड का बॉडी हमेशा से इतना ब्यूटीफुल था? वोंग सोचता है थोड़ी देर पहले तक उसे इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि मैं भी काम किया था, लेकिन अब वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसा लग रहा है। वो अपनी एनर्जी को परफेक्टली कंट्रोल कर रहा है। क्या वो ओरिजिनल रिवर्सल पाम टेक पहुंच गया है, जहां अंदर बाहर की सारी एनर्जी पर पूरा कंट्रोल होता है? वोंग बोलता है बधाई हो डीमन लॉर्ड, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं जिंदा होते हुए भी देख पाऊंगा कि कोई उस रेलम तक पहुंच जाए जिसका मैं सपना पूरी जिंदगी देख रहा था। बाकी लोग बोलते हैं आपकी बड़ी अचीवमेंट के लिए बधाई हो। ये सुनकर युवान खुश होता है। वोंग बोलता है डीमन लॉर्ड। युवान जवाब देता हाँ सर वोंग बोलिए। वोंग बोलता है आप जब एक नया रेलम अचीव कर चुके हैं तो क्या उसे टेस्ट करना चाहोगे? अगर आप चाहे तो मैं खुशी खुशी मदद करूंगा। मून सोचते क्या डीमन लॉर्ड को डुअल के लिए चैलेंज कर रहे हैं? हाओविंग बोलता है 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक और डीमन लॉर्ड के बीच फाइट में ये देखना चाहता हूँ मैं। अभी युवान अपने एनर्जी से ब्लेड को वापस बुलाता है और बोलता है ठीक है, फिर मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि मेरी ताकत कितनी हद तक है। इतना बोलते हम हेवनली डिवाइन क्लर्क का नॉर्थन रीजन देखते हैं। ये डुएल 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक और डीमन लॉर्ड के बीच में इसे बिल्कुल सीक्रेट तरीके से करना होगा। को 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक चींटी भी गुजरनी नहीं चाहिए। इतना ही बोलते हम पीछे देखते हैं विस्फोट। सामने वाले शॉक हो जाता है इस रेलियम का फाइट देखते हुए और सोचता है मैं तो इसमें पास जाने का भी कोशिश नहीं कर सकता। और हम दोनों का फाइट देख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे पे स्वॉर्ड से अटैक कर रहे होते हैं। युवान अपने मन में सोच रहा होता है उसने फिर से ब्लॉक कर लिया। स्वॉर्ड ओरा और ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड का कॉम्बो की वजह से ओपनिंग मिलना मुश्किल हो रहा है। वो स्मूथ और डिस्टेंट दोनों टाइप की टेक्निक में टैलेंटेड है और फाइट के बीच में टेक्निक बदल लेता है। अब समझ में आता है कि वो 5 ग्रेटेस्ट मास्टर आर्टिस्ट में से क्यों है। वोंग सोचता है मुझे उसे डिस्टेंट देने का मौका नहीं देना चाहिए, उसकी वो टेक्निक बहुत ज्यादा डेंजरस है। इतना ही बोलते युवान पास में आ जाता है और एक स्ट्राइक देता है। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। वोंग आगे बताता है पहले शोल्डर में जो चोट लगी थी उसकी वजह से ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड और ज्यादा भारी लग रही है, मेरी की भी खत्म होती जा रही है, इसलिए अगर फाइट और लंबी चली तो नुकसान मेरा ही होगा। इतना बोलते अपना स्वॉर्ड में बोलता है एटलीस्ट मुझे एक अटैक तो करना पड़ेगा उस पे। और वो अटैक करने जा रहा होता है लेकिन वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो युवान का आफ्टर इमेज रहता है। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि युवान वहां से गायब ही हो चुका होता है। उसका बेटा बता रहा होता है फादर करके। हम देखते हैं युवान उसके पीछे आ जाता है और ये देख के वो तुरंत ब्लॉक करता है और युवान से अटैक करने को कोशिश कर रहा होता है। फिर युवान पे अटैक करता है लेकिन युवान जंप करके गायब हो जाता है। यह हैरान हो जाता है कि युवान बार बार कैसे गायब हो रहा है। तभी युवान उसके पीछे आ जाता है और वो तुरंत पीछे होकर युवान से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये है क्वेंगेंग रेलम का पीक वाइड स्टेप। और फिर युवान ऊपर पहुंच जाता है और फिर ऊपर से तुरंत नीचे आ जाता है। ये युवान का तारीफ कर रहा होता है कि एक्सीलेंट फोर्स है और फिर तुरंत दोनों एक दूसरे से टकराते हैं जिससे जमीन टूटने लग जाती है। वोंग कांप रहा होता है इनके डुअल को खाली देख के। मून सोच रही होती है सच में यार इतना खतरनाक है। हमारा एल्डर बोल रहा होता है ज्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी जानलेवा या अल्टीमेट टेक्निक यूज नहीं कर रहा, फिर भी ताकत की बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा एरिया भी तबाह हो जाएगा। वोंग मुझे लगता है अब इतना काफी है। डीमन लॉर्ड क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? युवान बोलता है बिल्कुल। वोंग बोलता है क्या आप मुझे दिखा सकते हैं जो आपने मिस्टिक रेलिंग को एंड तक पहुंचा कर सीखा है? युवान बोलता है ये खतरनाक हो सकता है तो पक्का है? वोंग बोलता है चिंता मत कीजिए, मैं आपसे नीचे हो सकता हूँ लेकिन मैं 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से बिना वजह के नहीं हूँ। मेरे पास भी सीक्रेट टेक्निक्स बची हुई है, जरूरत पड़ी तो मैं भी उसे यूज कर लूंगा। युवान अपनी तलवारों को रख देता है और युवान बोलता है मैं भी चेक करना चाहता हूँ, मैं 2 चीजों में सीखी है। वोंग बोलता है 2 मतलब? युवान जगह को खाली बर्फ से भर देता है और बर्फ की तलवार बना लेता है। वोंग बोलता है ब्लैक फॉरेस्ट, ये तो वही है जो
युगोन ने रेंज में किया था, उसने yin एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, लेकिन फिर भी ये तो कमाल का है। युवान बहुत सारी बर्फ तलवारों से अटैक करता है। वोंग जबरदस्ती डिमन लॉर्ड, ये मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। आप अकेला पूरा आर्मी से लड़ रहे हो, तलवार ज्यादा है, अगर मैं उनकी स्ट्रेटेजी पे ध्यान दूं तो रुक जा सकता है। अचानक से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, रुको, अब क्या करूं मैं, क्या आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं? युवान बोलता है, ये मेरी सेकंड एलाइटमेंट के सामने कुछ भी नहीं है। वांग शॉक होता है। युवान फिर एनर्जी से नई तलवारें बनाता है और बोलता है, ये जो मैंने अपनी सेकंड एलाइटमेंट से सीखा है, मैं इसे अभी सिर्फ आधा घंटा ही संभाल सकता हूँ, तो आ रहा है। अटैक बहुत पावरफुल होता है। वोंग सोचता है, ये तो ऐसा है जैसे टॉप एक्सपर्ट के 12 लोग साथ में मुझ पर अटैक कर रहे हैं। वोंग चोट खाता है और मुश्किल से डिफीट करता है। सब लोग बोलते हैं, मास्टर वोंग पीछे हट जाएं। बून बोलता है, ये नामुमकिन है, पापा ब्लॉक कर रहे हैं, फिर भी स्ट्रगल हो रहा है। बेग जी बोलता है, उसने अलाइनमेंट स्वॉर्ड ओरा को फिजिकल फॉर्म दिया और हर तलवार अलग अलग टेक्निक यूज कर रहा है कि स्वॉर्ड कंट्रोल इतना आगे जा सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वोंग सोचता है, ये इंसानी हदों से भी आगे निकल चुका है, ये कब खत्म होगा? क्या इसकी इनर एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है? वोंग चिल्ला कर बोलता है, डीमन लॉर्ड प्लीज एक सेकंड रुकिए। जितना ही बोलता है, हम देखते हैं तलवार उसके आंख के पास आ चुका होता है। वोंग बोलता है, अपनी तलवारों को छोड़ देता है और बोलता है हाँप के कि मैं हार चुका हूँ। युआन पूछता है, क्या तुम कंटिन्यू नहीं करोगे? वोंग बोलता है, हाँ, इस हालत में क्या सोचते हो आप कि मैं कंटिन्यू करूंगा? ये मेरी हार है डीमन लॉर्ड। सब सुन लेते हैं और बोलते हैं, मास्टर वोंग ने हार मान लिया, इसका मतलब डीमन लॉर्ड जीत गए? नतीजा ये हुआ कि अब डीमन लॉर्ड हमारे 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से शामिल हो चुके हैं। सीन हमारा चेंज होता है। जियांगसू प्रोविंस जेलिलियन का साउथ ईस्ट एरिया का 3 पीक्ड माउंटेन। अंदर का एक आदमी बोलता है, तुम कह रहे हो कि ली बैक का पॉइजन इंसेक्ट फट गया? सामने वाला हाँ में जवाब देता है और बोलता है, फिर वो पूछता है, जो चीज उसे छोड़ के गई थी, क्या तुम उसे वापस लेने नहीं गए थे? सामने वाला बोलता है, जवाब देता है, हाँ, लेकिन हम उसे ला नहीं पाए। ये सुन के वो गुस्सा में बोलता है, क्या सच में? फिर भी काम से काम मेरे भाई के लाश तो ले आते। सामने वाला डर जाता है और बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने लोग भेजे थे लाश लाने के लिए, लेकिन हमें उसे ढूंढने नहीं पाया और स्वॉर्ड ब्लेड मास्टर के सबऑर्डिनेट की लाशें भी नहीं मिली। ये सुन के वो शौक हो जाता है और बोलता है, तुम कह रहे हो कि पूरी सेक्ट के 150 लोग गायब हो गए? नौकर बोलता है, सब नहीं, एग्जैक्टली 105 लाशें नहीं मिली और बाकी ब्लू हेवन सोसाइटी से ले गई। ये सुन के वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है, सोसाइटी? मुझे तो लगभग एडवांस स्वॉर्ड वैली में सिर्फ 40 लोग थे, सिर्फ 40 लोग उसको और उसकी पूरी सेट को कैसे मार सकते हैं? यह नामुमकिन है। नौकर बोलता है, मेरे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कोई और फोर्स इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है किसी तीसरे ने बीच में दखल दिया है। वो गुस्सा में बोलता है, कौन था इतनी हिम्मत कर सकता है? और फिर कह देता है, अगर जो चीज उस आदमी ने छोड़ी थी वो हमें वापस नहीं मिली तो मेरा भाई बेकार में मर गया। नौकर बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ, आप गुस्से में हो, लेकिन प्लीज शांत हो जाएंगे। देखिए, ये ब्लेस्ट मार्टन ने मुझे ये आप तक पहुंचाने को कहा था, ये वही मैसेज है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वो बोलता है, क्या ग्रैंड प्लान का तीसरा हिस्सा अब शुरू होने वाला है? फिर मैसेज देख रहा कहता है, टोंगसियन कंट्री, ये बिल्कुल उस जगह के नीचे वाला एरिया है। क्या तीसरा हिस्सा? हाँ, वहीं पर नहीं होना चाहिए था। नौकर जवाब देता है, लगता है ये हमेशा वहीं पर होम पर के लिए फिक्स नहीं था। ये सुन के वो खुश हो जाता है और बोलता है, समझ गया, इतना बड़ा रिस्क लेना वो लोग भी नहीं थे। फिर कहता है, कोई बात नहीं, जगह चाहे जो भी हो, प्लान हमेशा एक ही रहेगा। और आखिरी में बोलता है, मैं खून के लिए तड़पा रहा हूँ। और ये कितनी अच्छी बात है। हमारा सीन चेंज होता है हुवन प्रोविंस का नॉर्थ, डिमोनिक कल्ट के बरंज का, जहाँ पे डिवाइन फिजिकल अपनी बेटी का बॉडी देख रही होती है और रो रही होती है कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे आ सकती हो, और बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसका नाम लेकर, और उसके बच्चे को पकड़ी होती है। एल्डर मन में सोच रहा होता है, सच में इसको बहुत ज्यादा दुख लग रहा होगा ये देख के, और बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है, उन कमीनों ने, उन हेवनली सोसाइटी के कमीनों ने, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, आखिर उनकी कैसी हिम्मत हुई मेरे ग्रैंड डॉटर के साथ ऐसा करने की। एल्डर सोच रहा होता है, मुझे यकीन है कि यही रेज हमारे कल्ट को बहुत फायदा पहुंचाएगा। मीनवाइल हमारा सीन होता है मेडिसिन हॉल का मेन बेस में, जहाँ पे वोंग बोल रहा था, क्या तुम ठीक हो यूगिन? यूगिन बोल रही होती है, यस, मैं अभी बहुत ज्यादा ठीक लग रही हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर देना पापा इस चीज के लिए। और वैसे भी मेरा बाल फिर से पहले जैसे ओरिजिनल कलर में आ गया, ऐसा लग रहा था कि मैं पहले जैसे ओल्ड लड़की बन चुकी थी। उसका पिता बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती हो, एक गुलाब के जैसे, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो? मैं ऐसा यकीन से बोल सकता हूँ कि तुम्हारे जितने ब्यूटीफुल लड़की इस जंगल में कहीं नहीं दिखेगी। उसकी लड़की बोल रही होती है कि प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे शर्म आ रही है।
उसका फादर सोच रहा था गियोंग बहुत ज़्यादा वॉच कर रही है, लग रहा है उस को पसंद करने लगी है। तभी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन खांसता है और बोलता है अपने मन में, मुझे पता है ये सब उसकी मेरिडियन क्लेब्स के इलाज करने के लिए हुआ था, लेकिन जब एक आदमी और एक औरत ने ये काम कर लिया है तो शादी की बात ना उठाना ये पॉसिबल नहीं है। डीमन लॉर्ड बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है, नहीं सोच बोलूं तो वो मेरे दामाद बनने के लिए उससे बेटर कोई कैंडिडेट भी नहीं हो सकता। उसकी मार्शल आर्टिस्ट का तो जिक्र ही क्या कहना, जरूरत भी नहीं है। हाँ एक है, मॉन्स्टर ऑफ ईस्ट है, लेकिन डीमन लॉर्ड का पोटेंशियल को देखते हुए आने वाले टाइम में स्वर्ग के नीचे सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है, और ऊपर से वो जंगयुन की टॉप 3 ताकतों में से एक लीडर भी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो युंगयुन की अच्छी तरह से हिफाजत कर सकता है। हाँ शायद मुझे इससे बात करना चाहिए, रिसेंट करो, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट मैच वही हो सकता है। इतना ही बोलते उसका नाम लेता है, लेकिन उसकी बेटी बोलती है फादर क्या ये सच में है कि आप डीमन लॉर्ड से हार गए हैं? उसका फादर ये सुन के बोलता है तुमने ये तुम्हें किसने बोला? हाँ वो बोला था कि उसका नाम शायद हॉबैंग था। उसका फादर गुस्सा रहा था, वो मंकी साला उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने डिवाइन फिजिकन को ये से ले जा रही थी और वो बोला लेडी वोंग आपने अपना ध्यान रखिएगा लेडी वोंग, मैं वो बात नहीं उठाऊंगी। उसने मेरा प्राइड और ईगो दोनों तोड़ दिया। यू गेन फादर मैंने फैसला कर लिया है। बोलता है क्या? अगर आप इजाजत दें तो मैं डीमन लॉर्ड के साथ रहना चाहती हूँ। ये अचानक ऐसा क्यों कह रही है? वो तो इतनी आसानी से किसी के सामने खुलती भी नहीं है। क्या ये इसीलिए है क्योंकि मैं उससे हार गया? बिल्कुल नहीं, मैं इतनी छोटी सी वजह से कोई फैसला नहीं लेते। तो फिर क्यों? मैंने हॉबिंग्स और अपने भाई से सुना कि उसने फाइनेंस होने के बावजूद मेरी जान बचाई। जब आप पहले से ही इंगेज हो तो फिर भी किसी और औरत को बचाने के लिए ऐसा डिसीजन लो तो वो बहुत मुश्किल होता है। वो बोलता इस बात को कोई दिल पे मत लो, मर्द उतने वफादार नहीं होते जितना तुम सोचती हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। पर आप भी तो मर्द हैं फादर, मैं बाकी मर्दों जैसा नहीं हूँ। आप अलग हो हाँ, लेकिन मुझे लगता है आप कुछ गलत समझ रहे हो। क्या? मेरा डीमन लॉर्ड से शादी करने का इरादा नहीं है। उसने मुझे मौत के बिल्कुल किराने से बचाया है। उसे एहसास को मैं आसानी से चुका नहीं सकती, तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती। तो तुम्हारा मतलब? हाँ मैं हेवनली डिवाइन कल्ट का ज्वाइन करना चाहती हूँ ताकि अपनी जान बचा कर कर्ज चुका सकें। आपने ही तो सिखाया था जो मिले उसका बदला जरूर देना चाहिए। यूगेन तुम जानती हो तुम क्या कहना चाह रही हो। सीधा बोल देते हो इलाज के लिए था, लेकिन तुम दोनों साथ सोए थे। फिर भी तुम कह रही हो कि शादी नहीं बल्कि कल्ट ज्वाइन करोगी। फादर मैं जोंकिंग की औरत हूँ, सिर्फ इसीलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि हम साथ सो गए, और ऊपर से उनकी फियांसे भी है। लोग फियांसी होते हुए भी शादी कर लेते हैं। मैं वोंग जियोन की बेटी हूँ। अगर तुम डीमन लॉर्ड की फियांसी की वजह से सेकंड वाइफ नहीं बनना चाहती तो मैं उसमें बात नहीं करूंगा। डैड मैंने कहा ना बात वो नहीं है, आप मेरे बात को नहीं समझ रहे। मैं ऑलरेडी बोली हूँ कि मैं वो नहीं चाहती। मुझे कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? वो मर्द पर चिल्ला रही है। इवन अगर उसे शादी करना भी चुना जाए तो मुझे ये भी नहीं पता है कि वो असल में कैसा इंसान है। हाँ राइट, तुमने ठीक कह रही हो। और मैं चाहती हूँ कि आप और भाई दोनों मेरे साथ रहना। क्या? हाँ क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था चाहे जो भी हो जाए आप मुझे बचा के रहेंगे। मैं जानता हूँ ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन हम हमेशा आउटर डेक्स और आउटर डेक्स फैंसन से बचते नहीं रह सकते। इसीलिए बेहतर होगा कि हम सब डिमोन कल्ट में ही आ जाएं। समझ में गया। युग जंग मुझे एक अच्छा रीजन दे रही है कल्ट को ज्वाइन करने की, बिना मेरी इजाजत के और नुकसान प्राइड के। गियोन हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई, वो सच में बहुत अच्छी तरह से बड़ी हुई है। युग जंग सही कह रही है, सिर्फ फिजिकल रिलेटेड की वजह से शादी कर लेना इतना बेवकूफ़ी नहीं हो। उसका कहने के मुताबिक उसका एहसास चुकाना ज्यादा बेहतर होगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम डिमन लॉर्ड को और उससे नाराज से पसंद नहीं करते तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। हाँ बिल्कुल है, सबसे पहले मैं आता हूँ, मेरी बेटी सबसे बेस्ट है। वेल शायद ऐसा भी ना हो सकता है मैं उसे और देखकर पसंद करने लगूं। है इतना बोल के वो शर्मा रही होती है। उसका बाप काफी अजीब रिएक्शन देता है। वो हमारी बेटी है, लेकिन सच कहूँ तो औरतों का दिमाग समझना मुश्किल है। टुरु टुरु एकदम सही बात बोला इसने। हमारा सीन चेंज हो जाता है हवेली डिवाइन डिवाइन कल्ट के ह्यूमन प्रोसेस नॉर्थन रीजन के ब्रांच के गेस्ट हॉल में। मैंने वो सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स ला दिए हैं जो डिवाइन फिजिकन ने मंगाया था। धन्यवाद। युवान ड्रैगन टाइगर क्लो से जाने से पहले उसने डिवाइन फिजिकन को फार्मा कल्ट लीडर के सिम्टम्स के बारे में बताया था, लेकिन उसकी आइडेंटिफाई बताए गए बिना उसे नैनो के स्कैनिंग फीचर से जो भी चीजें नोटिस की थी चियोन योंग ने की बॉडी के सारे एबनॉर्मल पॉइंट के बारे में बताया।
डिवाइन फिजिकल ने ये निष्कर्ष के निकाला कि यह प्रॉब्लम शायद दिल के पास वाली अर्थी के दिमाग की वजह से हो सकती है। युवान से पहले नैनो सारी मेडिसिन हर्ब्स की इंफॉर्मेशन सेव कर ली थी ताकि ओपियम के इग्नोरेंट चेक कर सके। ओपियम एक एडिक्टेड और एक नशा करने वाली ड्रग है। उसने युवान मानव से कहा था कि जो मेडिसिन लास्ट म्यून कम तक ही उन्हें डिवाइन फिजिकन के बताए हुए लिस्ट के मुताबिक लाए। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे जाने के दौरान इतनी चीजें हो जाएंगी, लेकिन एंड में सब ठीक हो गया, इसलिए चिंता मत कीजिए। वैसे बधाई हो डीमन लॉर्ड, आप 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में शामिल हो गए और धन्यवाद एल्डर हियोन। अब जब सारी मेडिसिन हर्ब्स मिल चुकी है तो मुझे बस डिवाइन फिजिकन के साथ ये मैटर सॉल्व करना होगा। ये ट्रिप मेरी उम्मीद से ज़्यादा लंबी हो गई, मुझे जल्दी कल्ट वापस जाना होगा। डिवाइन लॉर्ड, ब्रांच का एक मेंबर आया है। अच्छा तो उसे अंदर भेजो। हम देखते हैं दोनों के दोनों आ जाते हैं। युवान उसको देखता है, तभी वो युवान को ग्रीट करता है, बोलता है ग्रेट मेरे डीमन लॉर्ड, ग्रेट हेवनली डीमन कल्ट के। युवान पूछता है कि तुम कौन हो, तो बताता है मैं डार्कर सेट का एल्डर हवा ने मुझे भेजा गया है। अच्छा तो एल्डर हवा भेजा है। फिर युवान अपने मन में सोचता है उसने सीक्रेट फैंटम सेक्ट से किसी आदमी को नहीं बल्कि डार्कन सेट का एक मेंबर भेजा। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। वो लोग 10,000 ग्रैंड माउंटर की तरफ जा रहे हैं। क्या वहां जा रहे हैं? ये सुन के थोड़ा युवान शांत होता है। हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे डिवाइन फिजिकल अपने बेटे को देख रही होती है। बाकी युवान का जो सबनेट है अपना हॉब एंगो बोल रहा होता है देखना कॉफिन को डैमेज ना पहुंचे। युवान ने उसी दोपहर कल्ट वापस जाने की तैयारी कर ली है। उसका ओरिजिनल प्लान था कि डिवाइन फिजिकल के ग्रैंड डॉटर के फ्यूनरल के बाद निकलेगा, लेकिन अचानक आए हुए गेस्ट की वजह से जल्दी करनी पड़ी। बस मेन कल्ट के लोकेशन पर ग्रैंड फिनल का प्रॉमिस करके ही वो निकल गया। तैयारी पूरी हो चुकी थी, अब बस निकलना है। ठीक है, डीमन लॉर्ड कहाँ है? वो मास्टर वांग से मिलने गए हैं। क्या एल्डर यॉन और एल्डर यांग के साथ थे ना? मास्टर वांग ने लेडी वांग के मैटर की वजह से डीमन लॉर्ड के शादी की बात छिड़ी थी। क्या वही बात हो रही है क्या? मुन, क्या तुम ठीक हो? मुन बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। थैंक यू वैसे मेरी चिंता करने के लिए। हाँ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा से तुम्हारी तरफ हूँ डिमन लॉर्ड, पर मेरे को भरोसा बस रखना है। वही तो है एक इंसान जिसे मैंने प्यार किया हूँ। ये कैसे हो सकता है? अनरियल सॉर्ड वांग जियोन और उसके बच्चे कल्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। लॉर्ड वांग क्या आप बोल रहे हैं? मुझे उम्मीद है आप हमें मना नहीं करेंगे। कृपया हमें कल्ट में आने की इजाज़त दीजिए ताकि मैं मेरी बेटी की जान बचाने का एहसास चुका सकें। एल्डर यंग सोचता है मैं वैसे भी लेडी वांग के साथ शादी का इशू आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन पूरा परिवार खुद से कल्ट ज्वाइन करना चाहता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल अनफेक्टेड था। ड्यूएल के बाद भी वोंग यून शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही उसका रुख बदल दिया। क्या ये हो सकता है कि लड़की का आइडिया हो सकता है? खैर डीमन लॉर्ड, शादी का टॉपिक बाद में डिस्कस करते हैं। बेहतर होगा कि आप दोनों पहले एक दूसरे को समझिए। इस बात को जल्दी में ना करें। मुझे पूरा यकीन है कि ये लेडी वोंग का ही आइडिया है, लेकिन मेरे कल्ट में आना या मेरे एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगता है लेडी वोंग बाकी औरतों से अलग है। ठीक है, यूनिवर्सल स्वॉर्ड वोंग जियोन खुद मेरे कल्ट में आने की गुजारिश कर रहे हैं तो मैं खुश कैसे ना हूँ। वेलकम, धन्यवाद डीमन लॉर्ड, मतलब हमका शुक्रगुजार डीमन लॉर्ड। डीमन लॉर्ड बधाई हो, यूनिवर्सल स्वॉर्ड का कल्ट में लाने पर बधाई हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है कि ऑटोडेक्स और आउटर डेक्स फंक्शन के बीच का बैलेंस ही बदल सकता था। हमारा सीन कुछ दिन के बाद का होता है जहाँ पे देखते हैं मिड वन पॉइंट में कोई हेवनली डीमन के रोड के जरिए जा रहा होता है। तभी युवान को कोई बोलता है मुझे लगा था वो 2 दिन के अंदर में कल्ट में पहुंच जाएंगे। 2 दिन? अभी कितना और टाइम लगेगा? चाहे जितना जल्दी करे, कम से कम 3 दिन तो लगेगा। फिर भी कोई चॉइस नहीं हमारे पास, मैं अकेला पीछे जाऊंगा। डीमन लॉर्ड क्या कुछ हुआ है? बिन बुलाए मेहमान कल्ट में आ रहे हैं। बिन बुलाए मेहमान? डीमन लॉर्ड, एल्डर यंग और मैं भी साथ में चलेंगे। नहीं, तुम सबको साथ प्लान के मुताबिक सेफली कल्ट वापस जाओ, मैं अकेला जाऊंगा और ज्यादा फास्ट होगा। डीमन लॉर्ड कौन सा हो सकता है जो उन्हें इतनी जल्दी में निकलना पड़ रहा हो? लोगों को लगता है डीमन लॉर्ड शेड्यूल के ट्रेनिंग में अगर फिर भी ऐसा गट्स आए तो जिन्हें मिलना जरूरी है तो क्या हो। 2 दिन के बाद का सीन होता है 10,000 ग्रैंड माउंटेन के पास में। हमारा युवन जा रहा होता है और बोलता है मैं बहुत जल्दी में अपने कल्ट के पास आ जाऊंगा। सच में तो वर्थ रहा बिना कोई रेस्ट के चलते रहना। तभी युवान एक जगह रुकता है और बोलता है मुझे किसी का प्रेजेंस महसूस हो रहा है यहीं कहीं से। क्या ये रॉयल फैमिली का काशल है? तो ये लोग वहीं हो सकते हैं, रॉयल पेशल वाला। कुछ तो स्ट्रेंज लग रहा है मुझे। ये क्या पैटर्न है जाओजिंग से? आखिर इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट क्यों हैं, स्पेशली ये जो एवोल्यूशन रेलम तक पहुंच चुका है। जो बंदा सेकंड इन कमांड लग रहा है उसका लेवल सुप्रीम पीक के आसपास होगा, पीछे का सोल्जर से तो बिल्कुल अलग लेवल पर है। जो फर्स्ट रेड और अर्ली पीक है, नैनो जरा जूम करना, और नैनो जूम करता है बोलता है वो जो मिडिल एज का आदमी पक्का मार्शल आर्टिस्ट में स्किल्ड है और जंग का एक्सपीरियंस भी है।
उसके पास जो भी बंदा खड़ा है वो थोड़ा-सा अजीब है। उसकी ऑरा एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल की स्टूडेंट जैसी लग रही है, नॉर्मल सोल्जर्स जैसे नहीं। लेकिन जैसे ये सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसने मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं सीखा है। पता नहीं वो कौन है। हमारा सीन हेवनली डिवाइन कल्ट का नॉर्थर्न फॉरेस्ट का एंट्रेंस का सीन होता है, जहाँ पे अपनी एल्डर हवा सोच रही होती है और तभी उसके पीछे टोर्नेडो से आता है अपना शर्मा और बोलता है कि क्या डीमन लॉर्ड अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। ये होता है अपना शर्मा ग्रेट गार्डियन और इसका नाम ही चेंज कर दिया गया है। इसका नाम है माला गेहूं, लेकिन हम लोग इसको शुरू से शर्मा बोलते हैं तो शर्मा ही बोलेंगे। एल्डर बताती है नहीं, ये बहुत बुरी बात है, रॉयल पैलेस वाले आप आने ही वाले होंगे। हाँ तुमने सही बोला, ये तो बहुत बेकार बात है। तभी शर्मा को दिखता है कुछ और बोलता है कुछ तो यहाँ पे आ रहा है, मैं वो इंसान को नहीं देख पा रहा लेकिन वो बहुत तेज है। आखिर ये हो कौन सकता है, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है, मेरे से भी ज्यादा। तभी शर्मा फाइटिंग पोजीशन में ले रहा होता है और बोलता है आखिर ये हो कौन है सकता है, और बोलता है एल्डर हवा, मुझे लगता है हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा किसी अटैक का। क्या मतलब है किसी अटैक का? तभी बोलता है देखो वहां पे। तभी एल्डर हवा देखती है, बोलती है मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और तभी हम देखते हैं बहुत तेजी से चलता हुआ किसी को। एल्डर हवा बोलती है मैं तो देख भी नहीं पा रही विदाउट कॉन्सेंट्रेशन की। क्या ऐसा इसलिए है कि वो बहुत तेज मूव कर रहा है? आखिर ये हो भी कौन सकता है? शर्मा बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें एक्टिव करना पड़ेगा बैरियर्स। तभी एल्डर हवा एक्टिवेट करने बोल रही थी, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तभी शर्मा रुक देता है, बोलता है रुको, मुझे ये प्रेजेंस जाना पहचान लग रहा है, कहीं ये तो डीमन लॉर्ड तो है क्या? डीमन लॉर्ड है? ये सच में बहुत बेकार वाली बात हो जाती अगर मैं बैरियर ऑन कर देता तो। आखिर ये इस डायरेक्शन पे क्यों आ रहे हैं और आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं 400 मीटर के अंदर में फॉरेस्ट में वॉल्स के पास? क्या मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था? चलो देखते हैं क्या होता है। तभी युवान आता है और सीधा जंप करता है। शर्मा बोलता है डीमन लॉर्ड आखिर क्या करने का सोच रहे हैं, और तुरंत युवान ओवर हो जाता है। अपनी एल्डर शॉक हो जाती है, वो बोलती है क्या व्हाइट वॉक कर रहे हैं? तभी शर्मा बोल रहा होता है डीमन लॉर्ड वो क्योंगियन टेक्निक यूज कर रहे हैं जो सबसे टॉप और प्रिंसिपल मानी जाती है। सिर्फ 1 महीने में उसने मुझसे भी ऊंचा रिल्म हासिल कर लिया, आखिर कैसे? तभी युवान ऊपर उछल के अपना स्वॉर्ड को आगे फेंकता है और स्वॉर्ड के ऊपर चढ़ जाता है, और देखते हैं ये लोग इनको तो ब्लेड फाइटिंग टेक्निक भी आ रही है, और तुरंत युवान वहां से निकल जाता है। दोनों माइंड टू माइंड बात कर रहे होते हैं, ग्रेट गार्डियन आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? गार्डियन बोलता है मुझे भी नहीं पता जैसे तुम्हें नहीं पता, चलो देखते हैं जल्दी से, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एल्डर समझ जाती है, बोलती है ठीक है। हमारा युवान उड़ते हुए जा रहा होता है, पीछे देखते हैं अच्छा ग्रेट गार्डियन और एल्डर हवा आ रहे हैं। तभी युवान नीचे आ जाता है, दोनों लोग देखते हैं डीमन लॉर्ड आखिरकार नीचे आ गए हैं काशल में। तभी युवान नीचे आता है, दोनों के दोनों आते हैं और ग्रीटिंग कर देते हैं और अपना अपना नाम बताते हैं। युवान बोल रहा होता है अच्छा तुम दोनों यहाँ पे हो? ग्रेट गार्डियन बोलता है हाँ क्यों नहीं डीमन लॉर्ड, मुझे बताने में थोड़ा देरी होगा लेकिन हमारे गेट्स जल्दी आने वाले हैं तो चलिए तैयार रहते हैं। युवान सुनता है और देखता है। हम युवान फिर उसके बाद सबके सबका सीन होता है अंदर का। युवान तैयार होके आता है, सबके सब अपने युवान को ग्रीट कर रहे होते हैं, और ये होता है मून युवा ड्रैगन पाम सेट का, सभी के सभी ग्रीटिंग कर रहे होते हैं। युवान बोलता है थैंक यू एल्डर, मुझे कुछ समय के लिए आइसोलेशन ट्रेनिंग चाहिए। वैसे रॉयल पैलेस के लोग आ रहे हैं इसलिए बाकी एल्डर और 6 स्वॉर्ड ट्राइब को मेरे साथ नॉर्मन गेट के चलो। बाकी लोग यस में बोलते हैं और सभी के सभी आ जाते हैं। हम देखते हैं जमीन को हिलता हुआ, युवान देखता है सामने और हम देखते हैं 2 झंडे, और रॉयल पैलेस के लोग आ रहे होते हैं और सीधा आते हैं। तभी शर्मा बोल रहा होता है सभी के सभी वॉरियर्स, और इसमें से तो एक एवोल्यूशन रेल्म का भी है। तभी घोड़ा रुकता है और बोलता है बाकी लोगों, मैं ग्रेट मिंग एम्पायर से हूँ और मैं साउथर्न मिलिट्री का जनरल हूँ। युआन नांग है मेरा और मैं ग्रेट निंग एम्पायर का हूँ। क्या साउथर्न मिलिट्री का जनरल, इसका क्या मतलब है डीमन लॉर्ड? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ बताया ना गया हो? ये एम्बरर का यूनिफॉर्म गार्ड है, एक सीक्रेट गार्ड फोर्स जो ग्रेट मिंग एम्पायर से सर्व करते हैं गार्ड एम्परर को। यह साउथर्न मिलिट्री जनरल का सेकंड हेड है और एम्पायर यूनिफॉर्म का गार्ड कमांडर है और हायर गवर्नमेंट ऑफिसर में नॉर्थर्न मिलिट्री का जनरल। युवान सोचता है आखिर ये हो कौन सकता है और ऐसा हाई रैंकिंग स्पेशल गार्ड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं सामने से कोई निकलता है, युवान घूर के देखता है और हम देखते हैं कि स्क्रोल लेकर आ रहा होता है मोटा सा इंसान। और तभी युवान को पीछे देखते हैं और बोलता है सब के सब अपने घुटने पे आ जाओ क्योंकि ये इंपीरियल का कमांड है और सुनने के लिए। तभी कोई भी अपने घुटने पे नहीं आता, तो ये अपने मन में सोच रहा होता है डिमोनिक कल्ट के इंसान लोग इतने आसान से नेल नहीं होते हैं। क्या सच में ऐसा कोल्ड रिएक्शन देना जरूरी था इन लोगों को? चलो ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा करेंगे। तभी हम देखते हैं मोटका इंसान आता है और बोलता है मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ, मैं ग्रेट मिंग का एम्पायर से हूँ और मेरा नाम जू टेंगयोंग प्रिंस चैंग है। हम देखते हैं इतना ही बोला हुआ होता है तो बाकी लोग बोलते हैं अच्छा प्रिंस चैंग क्या ये एम्पायर का बेटा है? हमारी एल्डर हवान सोचती है जैसा कि मुझे लगा था गार्ड्स इतने एडवांस हैं, पर मेरे ये नहीं लगा था कि प्रिंस भी यहाँ पे हो गया। तभी वो दांत कसता है और बोलता है तुम सब लोग आखिर तुम हमारे कमांड को मान क्यों नहीं रहे हो और ऐसा स्टैंड करके क्यों खड़े हो? तुम झुक क्यों नहीं रहे हो? ये तो डिसरिस्पेक्ट है हमारा प्रिंस हेमसेल के नाम से। तभी युवान ये सब बकवास सुन रहा होता है और बोलता है युवान को अबे तू डीमन लॉर्ड के
कल्ट के लीडर, आखिर एक बच्चा यहाँ कल्ट का लीडर कैसे हो सकता है? मुझे कुछ भी ऑरा उसका महसूस नहीं हो रहा है। क्या ये मार्शल आर्टिस्ट नहीं है? ये तो नॉर्मल पर्सन लग रहा है, ऐसा लगता है। कहता है ना, जैसी नदी के सोर्स वैसे ही पानी निकलता है। लगता है जब लीडर ही ठीक से बिहेव नहीं करता तो उसके नीचे वाले लोग कैसे बिहेव करेंगे? अभी यहाँ आओ और मेरे सामने घुटने टेक कर एम्पायर का ऑर्डर लो। ये सुन के एक एल्डर को गुस्सा आता है, बोलता है तुम्हारी तो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे डीमन लॉर्ड का इंसल्ट करे। युवान सामने ताक रहा होता है। तभी जितने के जितने एल्डर्स होते हैं अपना ऑरा फार्मिंग कर रहे होते हैं, उनके घोड़ा सडनली डरने लग जाते हैं। उन लोग का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है घोड़ा। उन लोग का जनरल बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ऑरा फार्मिंग करो हमारे प्रिंस के सामने? ये कमांड है और तुम कमांड का इंसल्ट करते हो, तो तुम्हारे का नाम मतलब तुम टेररिस्ट हो गए। तभी मन में सोचता है, ये सब पीपल लोग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। क्या सोचते हैं, सब ऐसे ही कर लेंगे? डिमांड कल्ट के लोग मेरे सामने अभी बिल्कुल ही फाइट नहीं कर सकते एक रॉयल फैमिली के सामने, खासकर जिसके पास मिलियन में आर्मी हो। डीमन लॉर्ड जो टेंशन सेकंड सन है और ये एम्पायर का करंट एम्पायर में से है। क्या मैं इससे कुछ थोड़ी देर तक बात कर सकता हूँ? तभी युवान बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम जाओ, जो करना है करो। तभी मोटा सोच रहा था, कितनी बेकार की बात है, उन्होंने एक बात करने के लिए एक बूढ़े इंसान को भेज दिया है, कितना घटिया बात है। तभी बूढ़ा इंसान आता है और बोलता है, ये सम्मान की बात है कि हमारे यहाँ इंपीरियल हाइनेस प्रिंस चेंग आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घुटने टेक कर सलाम करने के बजाय ऐसे तरीके से हिज एम्पर का हाइनेस को ग्रीट करो? अभी तुम लोग घुटने पे आओ और उनके सामने झुको। तभी हम देखते हैं हमारा बुढ़वा ऑरा रिलीज कर रहा था और बाकी लोग बोल रहे थे, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा इस बूढ़े औरत के सामने, और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा। योर हाइनेस, हम ग्रेट हेवनली डिवाइन कल्ट के मेंबर सिर्फ डीमन लॉर्ड के सामने झुकते हैं क्योंकि वही हमारे हमेशा आसमान है। ग्रेट मीन के एम्पायर के साथ हमारा नॉन एग्रीमेंट ट्रीटेड है, इसीलिए हम ना दुश्मन हैं ना आंधे, बल्कि बराबर हैं। ग्रेट मैंग के एम्पायर पहले एम्परर के एम्पायर बनने में हमारे कल्ट ने मदद की थी और तभी से यह ट्रीटी साइन हुई थी। फिर आप हमेशा से घुटने टेकने की डिमांड क्यों कर रहे हैं? तुम नीच जाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इलेक्ट्रेट देने की? मैं प्रिंस चियोंग हूँ, तुम लोगों को क्या कर रहे हो? चलो सभी के सभी घुटने पे गिराओ। तभी सभी के सभी हमारे बुड्ढे पे अटैक करने जा रहे होते हैं। बुड्ढा बोल रहा था, इतनी हिम्मत है, बाप रे, और तुरंत तुरंत सभी के सभी सोल्जर्स को गिरा देता है और इसने चुटकियों में अपने एनर्जी से बाकी सभी शॉट को खत्म कर देता है। जनरल बोल रहा था, सच में ये ऑर्डिनरी मैन नहीं लगता, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे ही इससे लड़ना पड़ेगा। अगर हम हार गए उन्हें घुटनों पे झुकाने में तो मैं उन्हें मार दूंगा। तभी हम देखते हैं बाकी लोग कपकपा रहे होते हैं, सबका शॉट टूट चुका होता है। तभी वो फिर से हमारे बुड्ढे पे अटैक करने जा रहे होते हैं। हमारा बुड्ढा और फार्मिंग करके सबको पटक रहा होता है इधर से उधर। मोटका प्रिंस घबरा जाता है, बोलता है, रॉयल गार्ड्स भी मार्शल आर्टिस्ट सीखे हुए, ये भी इन लोग को डिफीट नहीं कर पा रहे, आखिर कैसा हो सकता है? तभी बोलता है, बाकी लोग सब के सब अटैक करो, ये कोई इजी अपोनेंट नहीं है हमारे लिए। तभी हम देखते हैं जैसे ही अटैक करने को भेजता है आगे और वो लोग मार खा के वापस भी आ जाते हैं। प्रिंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है और सिर्फ लाशें ही उठ उठ कर आती है। तब हमारा वोंग दिखता है जो कि एक के सीने के ऊपर लात रख लेता है और बोलता है, यहाँ पे कौन है जो इतना हंगामा मचा रहा है? फिर उसके बाद बाकी लोग बोल रहा होता है अपना कि हमारे प्रिंस को प्रोटेक्ट करो, इंपीरियल हाइनेस को। बाकी लोग अपना कमांड सुनते ही अपना शील्ड सामने ला लेते हैं। ये मोटका हंसने लग जाता है, बोलता है, यही समय है सभी को सबक सिखाने का। हमारे युवान उसके पास आ जाता है, बोलता है, तुम्हें ये सब देख के बहुत मजा आ रहा है। और युवान का फेस देखते हैं हम तो ये बोलता है, आखिर ये ऐसे कैसे आ सकता है बिना गार्ड्स के? और तुरंत युवान पर अटैक करता है और काफी खुश हो रहा है। लगता है मेरा हाथ उसके एकदम अंदर पहुंच गया है, लगता है मैं उसका हार्ट को पकड़ लिया हूँ। तभी बोलता है, आखिर मुझे ऐसा कैसे फील हो रहा है? और तभी हम देखते हैं उसका हाथ जो कि कट के फेंका गया होता है और कुछ समझ नहीं पाता और उसको गाली देता है युवान को। फिर दूसरे हाथ से अटैक करने जा रहा होता है युवान, फिर उसके दूसरे अटैक पे भी अटैक करता है और काफी चिल्ला रहा होता है और बोलता है, आखिर तुम इतने नौटंकी क्यों कर रहे हो? और तुरंत उसका मुंह पकड़ के उसको उठा देता है। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं, आखिर इसके पास इतना अटैक के पावर कैसे? एक ही हाथ से इसने हमारे प्रिंस को हरा दिया। क्या तुमको पता है तुम क्या करने चाह रहे हो? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने इंपीरियल को अपना दुश्मन बना लोगे। युवान बोलता है, तुम्हारे में बहुत हिम्मत है बोलने का, आखिर तुम हो कौन? इतना बोल के उसको फेंक देता है और हम देखते हैं वो पीछे जाके फेंकाता है और सीधा सर आता है हमारे एल्डर्स लोगों के पास में और पीछे चिल्ला के बोल रहा होता है, क्या तुमको लगता है ये सब होने के बाद मैं प्रिंस तुमको छोड़ूंगा? युवान हंसने लगता है, प्रिंस? आखिर किसने बोला कि तुम प्रिंस हो? ऐसे मोटे भद्दे, ये ट्रिक मेरे पे काम नहीं करेगा। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। हमारा 3 दिन पहले का सीन होता है जहाँ पे घोड़ा रुक रहा होता है। तभी कोई बोलता है, साउथर्न मिलिट्री का जनरल, क्या तुम इधर हो? यस, मैं इधर हूँ हाइनेस, आप क्या बोलना चाहते हैं? तभी हम अंदर का सीन देखते हैं और बोलता है, साउथर्न मिलिट्री का जनरल, आखिर वो लैंड कैसा है? क्या वो ग्रेट एम्पायर हिज मेजेस्टी का है? और वहाँ पे कितने लोग रहते हैं?
हाँ, ये एम्पायर हिज मेजेस्टिक ग्रेट मिंग के कैलिफ्स है। ये मार्शल आर्टिस्ट ग्रैंड ग्रेट मिंग एम्पायर को इतना नीचा क्यों समझ रहे हैं? अगर बादशाह कोई इंपीरियल ऑर्डर दे तो भागने के चाहने के और हमेरा परेशान में गिर के घुटने टेकने चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, हम ही उनके पास जा रहे हैं चाहे फाउंडिंग एम्पायर ने उनकी मदद ली हो। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे परमर्रा क्यों बनाई गई है। जियांग यूंग एम्पायर के बीच में एक म्यूचुअल नॉन एग्रीमेंट ट्रीटमेंट बनी गई थी। यह लगभग 180 साल पहले हुई थी, जिससे ग्रेट मिंग एम्पायर को फाउंडिंग एम्परर और जियांग की तीन बड़ी ताकतों के लीडर्स ने साइन किया था। जियांग के मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर थे और एम्पायर के लिए बहुत खतरनाक थ्रेट बन सकते थे। कुछ एम्पायर ने तो जियांग के खिलाफ जंग भी की, लेकिन मिंग एम्पायर के फाउंडिंग एम्परर को लगा कि ये देश की ताकत बर्बाद करना है, इसलिए उन्होंने सीधा म्यूचुअल नॉन एग्रीमेंट प्रोटेक्ट साइन किया और यही उनके लिए बेहतर हुआ। मुझे डिमोनिक कल्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। बादशाह ही सबका हेवन होना चाहिए, लेकिन ये लोग अपना कल्ट का लीडर को हेवन बोलते हैं। ये लोग ऑर्थोडॉक्स पेंशन के मार्शल आर्टिस्ट से अलग कैसे हैं? मुझे लगा है प्रिंस जियन उसने और ज्यादा नफरत करेगा, क्योंकि उसने इंपीरियल फैमिली और टाओइस्ट मार्शल आर्ट सीखी हुई है। जितना मुझे पता है ऑर्थोडॉक्स पेंशन और डिमोनिक कल्ट के सोच का तरीका ऑर्थोडॉक्स पेंशन से काफी अलग है। सोच व्यूज, क्या ये बेकार बात है? क्या उनकी अपनी प्रॉब्लम नहीं है संभालने के लिए? क्या ग्रेट मिंग एम्पायर को जंक्शन में सिर्फ ऑर्थोडॉक्स पेंशन ही लोग हैं? जी यूर हाइनेस, अब मैं इसे चलने नहीं दे सकता। तुम्हारा क्या कहना है? योक्यू यांग, ये वही मोटा है जो हमारा प्रिंस बना होता है। इसका नाम योक्यू यांग है। ये ग्रेट मिंग का लो रैंकिंग सिविलियर ऑफिसर है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब क्या है? उनका जो करंट लीडर है, उन्होंने पहले वाले लीडर को भगा दिया ताकि खुद उसकी जगह ले सकते हैं। ये सुन के वो हंसने लगता है। मैंने सुना है कि वो एक कमजोर सा आदमी है जो टैलेंटेड लोगों उनके पोजीशन से हटा देता है। अगर आप कल्ट के अंदर सब कुछ ठीक करके आए तो बादशाह का भरोसा जीत लोगे। ये आपके लिए अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने का बहुत बड़ा मौका होगा योर हाइनेस। इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ो। तुमने कहा था कि बस एम्पायर की डिग्निटी दिखानी है, लेकिन तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि ज्यादा ट्रबल खड़ा कर दिया। खासकर वो आदमी इंपीरियल फैमिली का अथॉरिटी का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता, न उसे प्रिंस जॉन के पास भी नहीं आने दे सकता। और तभी बोलता है अपने युवान को कि सब कोई सब इसको बंद कर लो, इसको अरेस्ट कर लो। सबके सब अपने युवान के पास आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। तुम लोग जानते ही हो क्या होगा। युवान तुरंत गायब हो जाता है लोगों के सामने और अपने शिफ्ट क्लोन से पीछे आ जाता है। पीछे आने के बाद बोल रहे होते हैं सबके सब पीछे देखो, और तुरंत पीछे आने के बाद हम देखते हैं दो गार्ड्स आ जाते हैं हमारे, जिसमें होता है सर मा, सर ली और सर प्योंग। दोनों के दोनों मतलब तीनों के तीनों आते हैं और बोलते हैं इस लाइन से अगर कोई भी क्रॉस किया तो वो अपने मौत से मिलेगा सीधा। बाकी लोग बोल रहे थे आखिर मैं यहाँ से मूव क्यों नहीं कर पा रहा है, इतना खतरनाक एनर्जी मेरे को महसूस हो रहा है। ये तो बहुत बेकार की बात है। डीमन कल्ट के मेंबर सबने अपने वेपन के साथ हैं। तभी युवान सामने आता है और बोलता है, लेकिन युवान नहीं बोलता, मतलब इंपीरियल गार्ड बोलता है रुक जाओ, तुम आखिर करने का क्या सोच रहे हो? क्या तुम एनिमीज बनने चाहते हो मेरे एम्पायर के? तभी युवान हाथ जोड़ता है और बोलता है हाँ बहुत अच्छी बात है अमूर। और पीछे हम देखते हैं बोलता है मैं ग्रीट करता हूँ पीस चियोन को। वो सोच में पड़ जाता है कि इसने मेरे को कैसे पहचान लिया, और ये तो मेरे आइडेंटिटी को भी नहीं जानता। आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरा प्लान तो पूरा बर्बाद हो गया। तभी रॉयल आदमी गुस्सा होता है और बोलता है क्या तुम हमारे फैमिली का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? आखिर ऐसे कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी? क्या तुम्हें हमें हार्म करने की थ्रेट दे रहे हो इंपीरियल? तभी सर यंग बोलते हैं साउथ मिलिट्री जनरल, क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ पे ऐसे कुछ कर सकते हो? तभी वो देखता है और कांपने लग जाता है और अपने मन में बोलता है वो सही कह रहा है, लेकिन अगर हम उनकी ताकत को आगे झुकाएं तो रॉयल फैमिली की अथॉरिटी खत्म हो जाएगी और म्यूचुअल नॉन एग्रीमेंट परफेक्ट टूट जाएगा। साउथ का मिलिट्री जनरल होने के नाते मुझे ये होने से रोकना पड़ेगा। फिर भी ये बात ग्रेट मिंग के एम्पायर को एक ऑफिसर से नुकसान पहुंचाती है, एक रीजन बिना बना सकते। सबसे पहले ये कॉन्फ्लिक्ट खुद से यंगजून ने पैदा की है। ये ग्रेट मिंग एम्पायर की मर्जी नहीं है। मैं प्रिंस योन को पूछूंगा हमारे डिवाइन कलेंट में अगर कोई मेरा निकल इम्प्रोस्टर करता है तो क्या उसे तुरंत मार देते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ रॉयल फैमिली से उन लोगों के साथ यह क्या करती है जो प्रिंस की नकली करती है? बस एक बात याद रखना, अगर नॉन एग्रीमेंट्स पार्ट ना होता तो ये आदमी अभी जिंदा नहीं होता। वो सही कह रहा है। ग्रेट मिंग एम्पायर का रॉयल फैमिली भी इस जो रॉयल मेंबर की नकल करते हैं तो उसे पूरा खानदान को मार देती है। उस आदमी ने ये सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट से तेज नहीं, दिमाग बहुत तेज है। ठीक है, चाहे जो भी हो, इस तरह का व्यवहार रॉयल फैमिली के लिए बदतमीजी होती है। अभी इसी वक्त इस इंपीरियल हाइनेस से दूर हो जाओ। तभी वो युवान के गर्दन पे स्वॉर्ड रख लेता है, फिर पीछे से हमारा शर्मा आता है उसका स्वॉर्ड को फेंक देता है। ये हैरान हो जाता है कि मेरा आर्म को इसलिए इसने डिफेक्ट कर दिया, इसकी की कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है।
हमारा शर्मा आता है और पूछता है उससे कि आखिर ये हो कौन सकता है, आखिर ये कौन इंसान है, और उस पर तुरंत अटैक करने जाता है। उसका अटैक को हमारा शर्मा इजीली डॉज करता है और उसको काफी चोट पहुंचा देता है। शर्मा फिर पीछे देखता है लेकिन वो लात मार रहा होता है, शर्मा उसको भी डॉज कर देता है और तुरंत उसको गिरा देता है और नीचे कर देता है। वो काफी हैरान हो जाता है। फिर शर्मा उसका स्वॉर्ड को कंट्रोल करके उसी का ही गर्दन पे रख देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डीमन लॉर्ड को डराने की। बाकी लोग देख के यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये इतने स्ट्रांग कैसे, हमारे साउथर्न मिलिट्री जनरल को भी डिफीट कर दिया। सच में ये तो एकदम थ्रेट बन चुका है हमारे प्रिंस जॉन के लिए। जनरल सोच रहा होता है, मैं आखिर कुछ भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा इस फोर्स के सामने, मुझे क्या इनके सरेंडर करना पड़ेगा इन लोगों के सामने। तभी इम्पीरियन जोर से चिल्लाता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गार्ड से लड़ने की। साउथर्न मिलिट्री का जनरल है वो, तुम ऐसे ट्रीट करते हो क्या? तुमको डर नहीं लगता ग्रेट मिंग एम्पायर से, ऑफ मिलिट्री ऑफ मिलियन से? युआन बोल होता है, तुम बहुत बहादुर हो। चाहे वो कितना ही बड़ा मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हो, लेकिन लाखों तीर के साथ भरोसे में तो वो नहीं बच पाएगा। मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? अगर तुमने हमें जरा सी भी चोट पहुंचाई तो डीमन कल्ट का खत्म हो जाएगा। ये सुन के बाकी गुस्सा हो जाते हैं और युवान भी काफी गुस्सा हो जाता है। ये सोच रहा होता है आखिर ये लोग ऐसा क्यों रिएक्शन दे रहे हैं। तभी युवान बोल रहा होता है, जो कोई हद से ज्यादा बहादुर दिखता है तो वो बेवकूफ बन जाता है। मैं सिर्फ इसीलिए संभल कर बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम रॉयल फैमिली से मिलने वाले पहले इंसान था, लेकिन अब मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। और इतना बोलते हुए बोलता है, एक मिलिट्री जिसके पास मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हो लेकिन बाकी लोगों का स्वॉर्ड कंट्रोल में नहीं होता और उनका स्वॉर्ड हवा में उड़ रहा होता है, और युवान दिखा रहा था सभी के सभी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए। सबके कोई हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं, इसने सब के सब स्वॉर्ड को इतने आसानी से कैसे कंट्रोल कर लिया। सच में ये तो डीमन कल्ट लीडर कोई इंसान नहीं लगता। हमारा शर्मा बोल रहा होता है, जब हम डीमन लॉर्ड वाइड स्टेप यूज कर रहे थे तब मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया था, लेकिन सच में उसने मिस्टिक रियलम हासिल कर लिया, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। बाकी लोग डर रहे होते, बोल रहे होते ये डिवनली लॉर्ड का पावर है और ये कैसे इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं उसका प्रेजेंस महसूस करके। फिर वो प्रिंस के पास आता है और प्रिंस घबरा जाता है और झुक जाता है उसके सामने। युवान फिर उसके बाद उसको अपने एनर्जी से उठा देता है और बोलता है, तुम्हें लगा होगा कि नॉन एग्रीमेंट ट्रेडर इसलिए हुआ क्योंकि हेवनली डिवाइन डिवाइन कल्ट रॉयल फैमिली के लाखों आर्मी से डरती है। अगर ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। ये जो म्यूचुअल नॉन एग्रीमेंट ट्रेटी हुआ ना, वो इसीलिए है क्योंकि एम्पायर हमसे डरता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा।